जैसे ही अनु ने सामने की ओर देखा, उसकी नज़र अचानक प्रिंस पर पड़ी। प्रिंस को देखकर अनु कुछ समझ ही नहीं पाई, लेकिन वह तेजी से अंदर की ओर भागा और अगले ही पल मन्नत के चेहरे की हालत देखी। चारों तरफ खून फैला था। यह दृश्य देखते ही प्रिंस के माथे की नसें तन गईं। उसकी मुट्ठियां गुस्से से कस गईं। मन्नत बेहोश बेजान सी हालत में पड़ी थी। दूसरे ही पल प्रिंस गुस्से से दहाड़ा। किसने किया ये सब? किसने किया मन्नत के साथ ऐसा? अनु, जो प्रिंस के इस तेवर से घबरा चुकी थी, डरते हुए बोली, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, पर अभी हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। यह कहते हुए अनु जैसे ही मन्नत को उठाने लगी, प्रिंस ने एक झटके से उसे दूर धकेल दिया। डोंट टच हियर। अब कोई इसे छुएगा भी नहीं। इतना कहकर वह खुद मन्नत को अपनी बाहों में उठा लेता है और बिना किसी को कुछ कहे सीधा बाहर की ओर निकल जाता है। अनु बस सन्न रह जाती है। ये हो क्या रहा है? ये आदमी कौन है? और मन्नत, उसे अचानक ये सब कैसे हो गया? इतना खून, जरूर कुछ बुरा, बहुत बुरा हुआ है। मुझे भी जानना होगा। कहते हुए वह भी उसके पीछे पीछे बाहर भाग जाती है। उधर कार तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। मन्नत प्रिंस की गोद में निठल पड़ी थी। उसके चेहरे से अब भी खून बह रहा था, जो अब प्रिंस की शर्ट पर भी लग चुका था। लेकिन प्रिंस की आंखों में इस वक्त गुस्सा और दर्द का समुंदर उफान मार रहा था। वह बस लगातार मन्नत के चेहरे को देखे जा रहा था। सामने फ्रंट सीट पर बैठा असिस्टेंट भी घबरा गया। सर, इनके मुंह से बहुत खून बह रहा है। आखिर इन्हें हुआ क्या है? लेकिन प्रिंस ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अब भी मन्नत पर ही टिकी थीं। कार दौड़ रही थी। कुछ ही सेकंड बाद प्रिंस गुस्से से चिल्लाया, कब तक पहुंचेंगे हॉस्पिटल? अगर ठीक से गाड़ी चलानी नहीं आती तो अभी के अभी निकल जाओ। ड्राइवर तुरंत डरकर कार की स्पीड और तेज कर देता है। कुछ ही मिनटों में गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकती है। प्रिंस फौरन मन्नत को अपनी बाहों में उठाए तेजी से अंदर की ओर भागता है। अंदर गेट पर पहले से ही कुछ गार्ड्स मौजूद थे, लेकिन प्रिंस बिना रुके मन्नत को सीने से लगाकर सीधे अंदर की ओर बढ़ गया। मन्नत के हाथ पैर अब बिल्कुल बेजान हो चुके थे। जैसे ही मन्नत को हॉस्पिटल लाया गया, वहां डॉक्टर पहले से ही तैयार खड़े थे। प्रिंस ने उसे तुरंत स्ट्रेचर पर लेटाया और डॉक्टर की ओर ठंडी लेकिन खौफनाक आवाज में बोला, मुझे यह लड़की सही सलामत चाहिए। अगर इसे कुछ हुआ तो तुम सबकी जान ले लूँगा। डॉक्टर ये सुनते ही सहम गए। तभी पीछे खड़े असिस्टेंट ने घबराकर प्रिंस को शांत करने की कोशिश की। सर, प्लीज खुद को संभालिए, वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन प्रिंस ने उसकी ओर गुस्से से देखा और दहाड़ते हुए कहा, पता लगाओ इसके साथ ये सब किसने किया है। असिस्टेंट थोड़ा हकलाया, शायद कोई बीमारी हो। इतना ही प्रिंस ने उसका कॉलर पकड़ लिया और गुर्राकर कहा, मुझसे ज़्यादा इसे कोई नहीं जानता। इसे कभी कोई बीमारी नहीं रही, न कोई इंटरनल इंजरी। मैंने जो कहा वो करो। असिस्टेंट ने घबराकर तुरंत सिर हिला दिया। डॉक्टर मन्नत को लेकर तुरंत ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़े। प्रिंस बस खामोश खड़ा देखता रहा। मन्नत को दूर जाता हुआ उसके कपड़ों पर अब भी खून के धब्बे थे। असिस्टेंट ने डरते हुए कहा, सर, आप कपड़े बदल लीजिए। प्रिंस ने दांत पीसते हुए कहा, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? जाकर पता लगाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। असिस्टेंट ने डरते हुए सिर हिलाया और तुरंत वहां से भाग गया। इधर प्रिंस वही दीवार से टिक गया। उसने सिगरेट जला ली, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, भाई। मोहित आ गया था। उसने हैरानी से पूछा, मैंने सुना तुम मीटिंग बीच में छोड़कर हॉस्पिटल आ गए। सब ठीक तो है ना? प्रिंस ने गहरी सांस लेते हुए कहा, एवरीथिंग इज फाइन। मोहित की नज़र उसके शर्ट पर लगे खून के धब्बे पर गई। धब्बे को देखकर वह हैरानी से बोला, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर ये खून? प्रिंस, आखिर हुआ क्या है
और ऑपरेशन थिएटर में कौन है? किसका ऑपरेशन हो रहा है? उसकी हालात कैसी है? प्रिंस ने सिगरेट को कस लेते हुए जमीन पर उसे फेंका और अपने जूते से मसलते हुए शांत लेकिन भारी लहजे में कहा, उसकी हालत क्रिटिकल है और मैं पता लगाऊंगा ये सब किसी ने क्यों किया। बहुत जल्द बहुत कुछ सामने आएगा। मोहित सन्न रह गया, उसकी आंखें फैल गई। वह धीमे स्वर में बोला, तो तुम कहना चाहते हो कि ये सब जानबूझकर किया गया है? ये कोई एक्सीडेंट या बीमारी नहीं बल्कि कोई साजिश है। प्रिंस ने गंभीर नजरे से उसे देखा। हाँ, ये नेचुरल नहीं है, ये किया गया है और जिसने भी किया है बहुत जल्द वो खुद मेरे सामने खड़ा होगा। मैं डॉक्टर से बात करने जा रहा हूँ, मुझे जानना है उसे असल में क्या हुआ है। यह कहकर मोहित तेजी से ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ गया और प्रिंस वहीं दीवार से टिककर खामोश खड़ा रहा, गुस्से में, बेचैनी में और इंतजार में। इधर दूसरी तरफ एक छोटे से घर में, एक अंधेरे कमरे में, एक आदमी वाइन की बोतल हाथ में लिए सोफे पर बैठा था। उसकी नज़र सामने बैठी एक लड़की पर टिकी हुई थी। लड़की शांत लेकिन जली हुई आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। लड़की ने ठंडी सांसें भरते हुए कहा, मैं अपना काम कर चुकी हूँ, अब बताइए अगला कदम क्या है? मुझे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है ताकि मैं अपना बदला ले सकूँ। वो आदमी हंस पड़ा। पहले तो इस काम के लिए सेलिब्रेट करते हैं। इंतजार करो, बहुत जल्द उसके मरने की खबर आएगी और जैसे ही वो मरेगी मैं तुम्हें अगली चाल समझा दूंगा। लड़की की आंखों में नफरत झलक रही थी। मुझे उसकी जिंदा या मरी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस अपना हिसाब चुकाना है। सबसे पहले मन्नत की बारी थी, इसलिए मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। बहुत जल्द वो भी खत्म हो जाएगी। आदमी ने हंसते हुए बोतल उसकी तरफ बढ़ा ली। लो, आज तुम भी मेरे साथ पियो। लेकिन लड़की का चेहरा सख्त हो गया। उसने नफरत से कहा, मैं ड्रिंक नहीं करती और आप ये बात जानते हैं। अब अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो आप जा सकते हैं, मुझे आगे की प्लानिंग करनी है। वो उठी और कमरे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी पीछे से वह आदमी थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने परिवार के पास जाओगी और उन्हें देखकर पिघल जाओगी, सारी प्लानिंग भूल जाओगी। लड़की के कदम थम गए, उसके चेहरे की कठोरता और बढ़ गई। उसने आंखें बंद की और गहरी आवाज में बोली, मैं अनाथ हूँ, मेरी कोई फैमिली नहीं है और आइंदा कभी भी मुझे लेकर यह मत सोचना कि मैं किसी से जुड़ सकती हूँ। अगर किसी ने मेरी फैमिली बनने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। वो आदमी फिर हंस पड़ा। बस यही नफरत और जुनून चाहिए मुझे तुम्हारे अंदर। इसी पागलपन के साथ अगर तुम आगे बढ़ी तो एक दिन पूरे एम्पायर पर राज करोगी। लड़की के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। हाँ, मैं राज करने के लिए ही तो आई हूँ। अब तक मेरी जिंदगी किसी और की मर्जी से चली है, लेकिन अब ये मेरी कहानी होगी और मैं एक ऐसा अंधेरा बनूंगी जिससे सब डरेंगे। वो लोग जिनको दुनिया ने प्यार दिया वो असल में धोखेबाज हैं। अब मैं उन्हें बेनकाब करूंगी। ये कहते हुए उसकी मुस्कान और भी खतरनाक हो गई और वह सीधे अपनी कमरे की ओर बढ़ गई।